चेक कर। हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग? स्टीव, रॉजर, रोहित, जानवी, माया, माही, देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है। भाव्या, हर्ष, मोहम्मद आफ्ताब, रिया सिंह, अंकित विश्वकर्मा, तो सबसे पहले तो आप सभी के 15 मिनट के लिए वी आर रियली सॉरी, टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। जरा जल्दी से देखते हैं, आज की क्लास थोड़ा सा ज्यादा लंबी है एंड बहुत कुछ है आज की क्लास में पढ़ने के लिए। एक एक करके सारी चीजें देखते हैं जरा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक का पार्ट 5, जिसमें हम लोग डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो अभी तक हम लोग पार्ट 4 कर चुके हैं एंड पार्ट 5 में मेनली हमारा होगा डिफेंस रिलेटेड जो भी हमारा स्टैटिक पार्ट होता है वो। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल वही चीजें याद रखनी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइजेस को लेकर, जितनी भी हमारी एक्सरसाइजेस हैं डिफेंस को लेकर, ध्यान रखना, एक होती है जो डोमेस्टिक लेवल पर होती है, एक एक्सरसाइज वो होती है जो कि अदर कंट्रीज के साथ होती हैं। ठीक है, अब अदर देशों के साथ जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं इनकी खास बात क्या होती है? एक होती है हमारी बायलैटरल, जहां पे केवल और केवल क्या होते हैं, दो देश होंगे। और एक होता है जहां पे मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब मल्टीनेशनल होती है। मल्टीनेशनल जहां पर आपके मल्टीपल कंट्रीज होंगे, मोर देन 1 and 2 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। अब एक्सरसाइजेज अगर आप लोग देखोगे तो आपको आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स और नेवी, तीनों की ही देखने को मिलती है। एंड जब हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे बात करते हैं तो डोमेस्टिक लेवल पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की अलग अलग भी आपको मिल जाएंगी, तीनों की आपको अलग अलग मिल जाएंगी और साथ में कंबाइन भी आपको मिल सकती हैं। क्लियर? जैसे कि युद्ध अभ्यास है तो युद्ध अभ्यास क्या हमारी ही फोर्सेस एक साथ मिलकर करती हैं। हाँ, Q&A के लिए अलग से क्लास चलेगी, चिंता मत करो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। सबसे पहले चिरू बिटवीन रशिया, चाइना, ईरान। क्या अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना? नहीं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। पर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोग अगर नोटिस करोगे आज के टाइम पीरियड पे रशिया चर्चा में है, चाइना अपनी पॉलिसीज की वजह से चर्चा में, और ईरान भी चर्चा में। रशिया चर्चा में है यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व होने की वजह से, ठीक है, चाइना अपनी पॉलिसी की वजह से, और ईरान इजराइल के साथ इन्वॉल्व होने की वजह से। और इन तीनों का एक साथ होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है पूरी दुनिया को, इसलिए हमें इसका जानना जरूरी है। और ये कहां पे हुए थे? गल्फ ऑफ ओमान में हुई थी और नेवी की है। किसकी है? नेवी एक्सरसाइज है। अब ये बताओ, क्या यहां पर ये चीज समझने वाली है या नहीं? बात हमारे लिए यहां पर केवल और केवल एक्सरसाइजेस की नहीं है, बात हमारे लिए यहां पर जियो पॉलिटिक्स को समझना भी है। किसको समझना है? जियो पॉलिटिक्स को समझना है। आगे चलकर जब आप लोग एसएसबी के लिए पहुंचते हो तो वहां पे आपके सामने ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट जैसी जब चीजें आती हैं
तो वहां पर आप उन चीजों में ऐसी बातों को ऐड करके क्या कर सकते हो, अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो। हाँ या ना, क्लियर है? हाँ या ना, बात समझ में आई? कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो, या कुछ ऐसा जो मैं ना समझा पा रहा हूं? फिर आती है पैसेक्स। पैसेक्स बिटवीन इंडिया एंड रशिया, बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहां पे होती है? कोची शिपयार्ड, अरेबियन सी में हमको देखने को मिलती है ज्यादातर ये, ठीक है। और यहां पर इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है। फिर आती है पैसेज एक्सरसाइज, इंडिया एंड मालदीव, इंडियन ओशन में देखने को मिलती है और इंडियन नेवी यहां पे पार्टिसिपेट करती है। फिर आती है सी ड्रैगन, ठीक है। इंडिया, कनाडा एंड साउथ कोरिया यहां पे क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। कहां पर होती है? कोरिया में। एंड इंडियन नेवी ने यहां पे पार्टिसिपेट किया था। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं वो लेटेस्ट है। अब यहां पर जो स्थान है, जो वेन्यू है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहते हैं मतलब कि हर बार यहां पर कंट्रीज क्लियरली अगर देखा जाए तो बदलती रहती हैं, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में। बट ये अभी फिलहाल अपडेटेड है, फिलहाल अभी अपडेटेड है। आप लोग इसको करंट के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करते रहना। एंड नो डाउट संजय सर ने भी आपको कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई होंगी, तो उन एक्सरसाइजेस को अगर आपने याद किया तो उसके हिसाब से आप लोग इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। ये लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको वाले पार्ट को अपडेट कर सकते हो, या फिर वेन्यू वाले पार्ट को। बाकी सारी चीजें आप लोग पेंसिल से, सॉरी पेन से लिखना। ये वाला जो वेन्यू वाला पार्ट है इसे आप लोग पेंसिल से लिखना, कि जब भी चेंज हो तो आप वहां पे रब करके नया लिख सकते हो। वेल, एक्सरसाइज दोस्ती बिटवीन इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका। कहां पर? मालदीव में, और इंडियन नेवी ने यहां पे पार्टिसिपेट किया था। फिर आती है सिटमैक्स, ठीक है। इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। कहां पे होती है? अंडमान सी में होती है, और यहां पे पार्टिसिपेट कौन करती है? इंडियन नेवी करती है। फिर आती है हमारी कौन सी? कोंकण शक्ति। इंडिया एंड यूके यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं अरेबियन सी में, और यहां पे इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रही है। फिर आती है मालाबार। मालाबार बिटवीन यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? अरे कोई बात नहीं, एडिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलमोस्ट मैक्सिमम एक्सरसाइजेस हर साल होने वाली एक्सरसाइजेस हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेटा युद्धाभ्यास दो हैं, वो इंडिया यूएस वाला अलग है और इंडिया वाला अलग है, ठीक है। युद्धाभ्यास केवल और केवल एक नहीं है कि हाँ इंडिया और यूके के, यूएसए के बीच में होता है, नहीं। इंडियन जो आर्मी करती है वो भी है, ठीक है। उसमें तीनों सेनाएं एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं। क्लियर है? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो नो डाउट आप लोग अगर नाम पढ़ोगे तो इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, सीधे सीधे बोला जाए तो क्वाड ग्रुप के मेंबर्स हैं यहां पे सारे के सारे। बेसिकली अगर देखा जाए बे ऑफ बंगाल एंड फिलीपींस सी में हमको ये देखने को मिलती है, और यहां पे इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है। फिर यहां पे आता है कौन सा? जिमिक्स। इंडिया एंड जापान यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं अरेबियन सी में, और इंडियन नेवी यहां पे पार्टिसिपेट करती है। फिर आता है कैरेट। यूएस एंड बांग्लादेश यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल और नेवी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे तो अभी इस साल ये हुई नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो आपको यहां पे पता होना चाहिए क्यों इंपॉर्टेंट है। भले ही यहां पे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट बे ऑफ बंगाल हमारे लिए, बे ऑफ बंगाल दुनिया के लिए बे ऑफ बंगाल है, पर एक्चुअल में इंडिया के लिए बे ऑफ बंगाल कोई बे नहीं है। एक्चुअल में हमारे लिए तो एक लेक के जैसा है। हम ही बे ऑफ बंगाल की एक तरह से राजा है, ठीक है। हम ही क्या है? बे ऑफ बंगाल के राजा हैं। हमारी ही नेवी वहां पर क्या करती है? कंप्लीटली कंट्रोल रखती है। बट कई और कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं एक मौका ढूंढती हैं इंटरफेयर करने का, ठीक है। और उनको मौका मिलता है किसकी वजह से? इस एक जहर के बीज की वजह से। अब मैं इसे जहर का बीज क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे कारण आप लोगों को पता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा बोलना पड़ता है, और ऐसा नहीं है हमारे लिए आज से जहर है,
ये बहुत पहले से जहर रहा है, बस कुछ समय के लिए वो इम्पैक्ट डाल नहीं पाया, पर आज के टाइम पीरियड में इनके नसों में भरा हुआ जहर देश के लिए जो हमारे लिए बाहर आ रहा है वो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो यूएस एंड बांग्लादेश, अब पता नहीं यहाँ पे कब कंडीशन सुधरेगी, कितनी भी सुधर जाए, पर अगर ये लोग पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं तो कितना भी सुधार आ जाए, आज नहीं तो कल ये जहर उगलने का काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आप कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी, चाहे आप इसका एग्जाम्पल ले लो बांग्लादेश का, चाहे आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, या फिर आप चाहो तो भारत में साउथ में जाकर मालदीव का एग्जाम्पल ले लो, इन सब की कंडीशन एक जैसी है, सबके सब एक जैसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हैं। जब भी इनको, ठीक है, असली रंग अपना दिखाना होता है, अनफॉर्चुनेटली ये लोग को ऐसा कुछ कर नहीं पाते। कर क्यों नहीं पाते? उसके पीछे एक सीधा और सिंपल सा कारण है, इनके पास उतनी पावर नहीं है कि ये लोग लिटरली ऐसा इंपैक्ट डाल पाए। मालदीव ने भी बहुत किया था, चाइना के पास, इसके पास, उसके पास, सब जगह जाकर हाथ फैलाए, भीख मांगी। बाद में जब पता चल गया कि जहां पर मैं हूं उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इंडिया का कंट्रोल है, तो अपने आप ही झुका। सेम ये भी हर जगह पर धक्के खा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अदर कंट्रीज हो, हर किसी के सामने जाकर जीभ लटका रहे हैं। पर इनको भी कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास है, चाहे मोहम्मद यूनुस को एहसास हो ना हो, पर वहां की आर्मी को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हो सकता है इंडिया को नुकसान पहुंचा देंगे, पर इंडिया हमें जब चाहे तब विद इन अ वीक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये बात सच है, हमें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, हमें 2 से 3 हफ्ते लगेंगे पूरे के पूरे बांग्लादेश को वॉश आउट करने में, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 2 से 3 हफ्ते। ठीक है, केवल और केवल 2 से 3 हफ्ते पूरे के पूरे बांग्लादेश को वॉश आउट करने में, उससे ज्यादा हमको टाइम लगेगा भी नहीं। ठीक है, पर नो डाउट उस सब चीजों में इन्वॉल्व होकर हमें भी थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर। ठीक है, कई जगह पर और रिलेशंस एंड बाकी सब चीजें भी क्या हो जाती हैं, खराब होती हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको पता चल गया है, मैंने आपको यहाँ पर जियोपॉलिटिकल रीजन बता दिया है आपको हमारे लिए क्यों ऐसा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन करता है? नेवी पार्टिसिपेट करती है, किसकी? बांग्लादेश की और यूएसए की। बांग्लादेश की नेवी पार्टिसिपेट नहीं करती, बांग्लादेश में एक्चुअल में मछुआरे पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पास नेवी नहीं है, उनके पास एक्चुअल में मछुआरे हैं। ठीक है, उनके पास कोई बड़ी शिप नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, उनके पास एक्चुअल में मछुआरों की नाव है लकड़ी वाली, वो एक्चुअल में उनसे ही काम करते हैं। अब मैं मजाक में ये बात बोल रहा हूं, पर हाँ शिप्स हैं, पर उतनी बड़ी नहीं है। इंडिया के सामने वो शिप्स जो हैं वो लिटरली सिर्फ और सिर्फ क्या है, मछली पकड़ने वाली शिप्स हैं। क्लियर है? क्लियर? फिर आता है यहाँ पे कौन सा, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट बात करें तो इंडिया एंड इंडोनेशिया, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि रिसेंटली इंडोनेशिया ने बहुत बड़े लेवल पर इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बहुत हाई लेवल पर इंप्रूव करने की कोशिश की है। ठीक है, इंडियन ओशियन और इंडियन नेवी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। फिर आता है सी वीगल। सी वीगल इंडिया कोस्ट गार्ड एंड सी एजेंसीज जो हैं इंडिया की, तो ये क्या है, कंप्लीटली डोमेस्टिक है। कैसी है? डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। जितनी भी इंसर्जेंसी हो सकती है समुद्र के एरिया से, ठीक है, जितना भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकती है, उन सबको कंट्रोल करना यहां पर इनका काम है। क्लियर? फिर आता है समुद्र शक्ति। इंडिया एंड इंडोनेशिया समुद्र स्ट्रीट, सॉरी संडू स्ट्रीट में ये हुई थी, और इंडियन नेवी यहां पर क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आती है कौन सी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं आस इंडिक्स। तो ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर भी नेवी पार्टिसिपेट कर रही है। फिर आती है सिम्बेक्स, इंडिया एंड सिंगापुर, कहां पे, साउथ चाइना सी में, और यहां पे इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, सिंगापुर की अगर बात करें तो सिंगापुर एक कंप्लीटली क्या है, सिटी नेशन है। ठीक है, एक शहर ही है जिसको कैपिटल भी कहते हैं और जिसको देश भी कह रहे हैं। फिर आती है कौन सी, जैर अल बहार सेकंड, इंडिया एंड कतर, बे ऑफ फरे में ये हुई थी,
ठीक है, खाड़ी क्षेत्रों में होती है, और इंडियन नेवी यहां पे पार्टिसिपेट करती है। फिर आती है अल मुहिद अल हिंदी, तो यहां पे इंडिया एंड सऊदी अरेबिया पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया और सऊदी अरब में ये होती है, इंडियन नेवी यहां पे पार्टिसिपेट करती है। जितनी भी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो सऊदी कंट्रीज के साथ हो रही हैं, इनमें मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जितना भी पार्ट है रेड सी और अरेबियन ओशन में आने जाने का, वहां पे जितनी भी पायरेट्स एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उन सबको कंट्रोल करना। अगर आप नोटिस करोगे वर्ल्ड के कई अलग अलग कंट्रीज के शिप्स के ऊपर पायरेट्स अटैक करते हैं, लूटपाट करते हैं, और बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। पर इंडियन शिप्स जब वहां पर जाती हैं, उनको पता है कि भाई हाँ पीछे से कोई आ रहा होगा, ठीक है, अगर हमने कुछ किया तो कब हमारी खोपड़ी के ऊपर बम गिरेगा हमें पता नहीं चलेगा। तो भाई पायरेट्स इंडिया का फ्लैग देखते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाते हैं कि यार इसके साथ पंगा नहीं लेना, क्योंकि ये बाप है हमारा, ठीक है। जो सोमालियन पायरेट्स और वो सब आप देखते हो, वो एक्चुअल में वही सब चीजें हैं। तो एक्चुअल में हम लोग सऊदी कंट्रीज के साथ करते ही इसलिए ताकि हमको बेस्ट क्या मिल सके, प्रैक्टिस मिल सके, ठीक है। इसके अलावा अगर सही मायने में देखा जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि अगर सऊदी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हो गए, हमें ऑपरेशंस टैक्टिक्स अच्छे से पता चल गए, तो कोई बात नहीं, हम लोग जो आसपास के कंट्रीज है, कभी अगर उनके साथ हमारा कुछ मुठभेड़ होती है, कुछ भी होता है, तो हम लोग उनको भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे यमन में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो जो क्या नाम है उनका, कौन से टेररिस्ट ग्रुप है यार जिसको आर्मी बोलते हैं वो लोग, क्या नाम है उसका, जिबूती है, हिबूती है, ये नाम ही भूल गया यार, मिस हो गया। तो वो जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको भी इसी तरह से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, पर वो लोग हमारे अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते क्योंकि उनको पता है इंडिया, हुतीज, यस हुतीज, तो हुतीज वो हमारे अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते क्योंकि उनको पता है इंडिया के अगेंस्ट अगर एक्शन लिया तो बहुत बुरी तरह से मार पड़ेगी। इंडिया यूएसए के जैसा काम नहीं करेगा कि अपने बेनिफिट्स और वो सब देखेगा, एकदम पूरी तरह से हमारे ऊपर सडन अटैक करेगा। ऑलरेडी हम लोग पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ कराची में क्या किया था, है ना। आज भी पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाता घूमता है उस नाम पर, कराची के नाम पर, ठीक है। और इस बार आप लोगों ने जो ऑपरेशन सिंदूर में देखा था, उसमें एक बहुत बड़ा रोल ये था कि इंडियन नेवी वहां पे खड़ी हो गई थी, वो वाला देखा होगा, कई सारे पुलिस वाले होते हैं जिनको देखकर पूरी दुनिया कांपती है, तो इंडियन नेवी भी वही पुलिस वाली है जो डंडा लेकर खड़ी थी बगल में और बोली थी मारू थप्पड़ मारू थप्पड़, और पाकिस्तान बोले बस 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 अब मत मारना अब मत मारना, वही वाली सेम कंडीशन थी। तो सी कार्ट, इंडिया, यूएस, सिंगापुर और इंडियन नेवी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। फिर आता है जायद तलवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया एंड यूएई, अबू धाबी एंड इंडियन नेवी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। फिर आती है कोंकण, इंडिया एंड यूके, इंग्लैंड पोस्ट मॉर्टम में हुई थी ये लास्ट टाइम, और मे बी इस साल या आने वाले टाइम पीरियड में ये इंडिया में होगी, तो इंडियन नेवी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। फिर आती है कल्टलेस एक्सप्रेस, तो 12th ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे इंडिया भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। आईएनएस तलवार ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। फिर आते हैं सीबिज, नाटो मेंबर्स करते हैं, और नाटो मेंबर्स की अगर कोई एक्सरसाइज है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्लैक सी में की गई थी नेवी, और जब हम लोग सी बेस के बारे में बात करते हैं तो अराउंड 28 प्लस कंट्रीज यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। कितने? 28 प्लस कंट्रीज यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आता है इन्वो 4, तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ अडीन में इसने पार्टिसिपेशन हुआ था लास्ट टाइम, और इंडियन नेवी यहां पे क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। फिर आ रही है वरुण, इंडिया एंड फ्रांस अरेबियन सी में, और इंडियन नेवी यहां पे पार्टिसिपेट करती है। फिर आती है ला परिनाज, तो क्वाड एंड फ्रांस यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब क्वाड नेशन तो आपको पता ही है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया। बे ऑफ बंगाल एंड नेवी यहां पर क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। फिर आता है इक्वोरिन, तो इंडिया एंड मालदीव में हुई थी, और आर्मी यहां पे पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। फिर आता है एक्सरसाइज शक्ति, इंडिया एंड फ्रांस यहां पे करते हैं, ठीक है।
फ्रांस में ये हुई थी एंड आर्मी ने यहां पे पार्टिसिपेशन किया था। फिर आता है युद्ध, इंडिया एंड यूएस यहां पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट टाइम जो हुआ था वो हुआ था अलास्का में और आर्मी ने यहां पे पार्टिसिपेट किया था। फिर आती है अजय वॉरियर, इंडिया एंड यूके, ठीक है, कहां पे हुई थी, चोटाभिया में हुई थी, कहां पर, उत्तराखंड में। तो आर्मी यहां पे पार्टिसिपेट करती है और इस वाली पार्टिसिपेशन को ऑब्जर्व करने के लिए यूएस ने भी यहां पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। यार जहां तक मुझे पता है इंडिया एंड, नहीं भाई, जहां तक मुझे पता है मैं सही हूं, कटलेस भाई 12 ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं और ये बात सच है, ठीक है। और 12 ईस्ट अफ्रीकन में सेशल्स भी आता है। फिर आता है मित्र शक्ति, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। लास्ट टाइम अंपारा श्रीलंका में हुई थी और आर्मी यहां पे पार्टिसिपेट करती है। फिर आता है सूर्य किरण, इंडिया एंड नेपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। पिथौरागढ़ में हुई थी या नेपाल में हुई थी यार, ये पिथौरागढ़, भाई लिख लेना नेपाल में, यार मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, शायद नेपाल में हुई थी लास्ट टाइम। आर्मी यहां पे पार्टिसिपेट करती है, लास्ट इन नेपाल, शायद यह गलत है, इसे अपडेट कर लेना। फिर आता है कौन सा, साझा भाग्य, ये पाकिस्तान, चाइना, थाईलैंड एंड मंगोलिया पार्टिसिपेट करते हैं और यहां पे चाइना में हुई थी और आर्मी यहां पे पार्टिसिपेट करती है इनकी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे एनिमी कंट्री है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। मेनली यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना की बात हो रही है। थाईलैंड कभी भी हमारा एनिमी नेशन नहीं है, ना ही मंगोलिया है, बट फिर भी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके लिए काफी हद तक ये जो कंडीशन है मजबूरी वाली है, इसलिए। नेपाल में हुई ना, हाँ तो ठीक है, उसे नेपाल कर लो। फिर आता है कौन सा, अजिंद, इंडिया एंड कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में और आर्मी यहां पे पार्टिसिपेट कर रही है। फिर आता है इंद्र, इंडिया एंड रशिया, साउदर्न रशिया में हुई थी और आर्मी यहां पे पार्टिसिपेट करती है। फिर आता है कौन सा, वज्र प्रहार, इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। बखोल हिमाचल प्रदेश में हुई थी, आर्मी यहां पे पार्टिसिपेट करती है। फिर आता है कौन सा, संतरी औरंग सेना, तो ये इंडिया, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश के बीच होती है। बांग्लादेश में ये लास्ट टाइम हुई थी, ठीक है। आर्मी यहां पे पार्टिसिपेट करती है, बट आगे होगी नहीं होगी इसके बारे में अभी हमको नहीं पता, ठीक है। फिर आता है खंजर, इंडिया एंड किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान में हुई थी और आर्मी यहां पे पार्टिसिपेट करती है। फिर बात करते हैं ला पैरसोस, इंडिया, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन में हमको देखने को, यार ये तो मैं करवा चुका हूं ना, ला पैरसोस, ये तो हो चुका है ना, ये क्यों हो रहा है रिपीट, सॉरी, हो चुका है ये वाला। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, यार ये भी करवा चुके हैं, विशाखापट्टनम, ये भी हो चुका है। इख्तर इंडिया एंड मालदीव नेवी एंड जहीर अल बहार, इंडिया एंड कतर, यार ये शायद करवा चुका हूं ना, पर्शियन गल्फ में नहीं, शायद ये वाला नहीं हुआ है, हाँ। मदीना एक्सरसाइज, इंडिया एंड अल्जीरियन कोस्ट में हुई थी और इंडियन नेवी यहां पे पार्टिसिपेट करती है। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर आर्म फोर्सेस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स और चीजों के बारे में। तो सबसे पहले आर्म फोर्सेस के बारे में अगर बात करें तो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं इसको लीड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट लीड करते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत हमारी आर्म फोर्सेस आती हैं। अगर हम लोग सबसे अपर पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे ऊंची जो पोस्ट है वो होती है सीडीएस की, ठीक है। और हमारे जो पहले सीडीएस हैं वो कौन है, जनरल विपिन रावत जी हैं, जो कि आप लोग जानते हैं। एंड एट प्रेजेंट जो है वो कौन है, हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी हैं, ठीक है। तो तीनों सेनाओं के लोगो अगर आप लोग देखते हैं तो आपको पता है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ठीक है।
तीनों के मोटो भी आपके सामने हैं, नभ स्पर्शम दीप्तम, सेवा परमो धर्मा और शन्नो वरुणा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रैंक्स एंड ऑफिसर्स को लेकर। अगर आर्मी में जो हाईएस्ट पोस्ट है वो जनरल की है, तो एयरफोर्स में आपको मिलेगी कौन सी, एयर चीफ मार्शल। ठीक है, और नेवी में आपको मिलेगी एडमिरल। कौन सी मिलेगी, एडमिरल। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं जनरल के बाद जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है वो है लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, एयरफोर्स में मिलेगी एयर मार्शल और नेवी में मिलेगी वाइस एडमिरल। ठीक है, आर्मी में बात करेंगे तो मेजर जनरल, एयरफोर्स में बात करेंगे तो एयर वाइस मार्शल और नेवी में रियर एडमिरल। आर्मी में बात करेंगे तो ब्रिगेडियर, एयरफोर्स में बात करेंगे तो एयर कमांड एंड नेवी में बात करेंगे तो कमांडोर। आर्मी में बात करेंगे तो कर्नल, एयरफोर्स में बात करेंगे तो ग्रुप कैप्टन और अगर हम लोग नेवी में बात करेंगे तो कैप्टन। आर्मी में बात करेंगे तो लेफ्टिनेंट कर्नल, एयरफोर्स में बात करेंगे तो विंग कमांडर और अगर हम लोग नेवी में बात करेंगे तो कमांडर। आर्मी में बात करते हैं मेजर, एयरफोर्स में बात करेंगे तो स्क्वाड्रन लीडर एंड नेवी में बात करेंगे तो लेफ्टिनेंट कमांडोर। आर्मी में सबसे नीचे से हाईएस्ट जो पोस्ट है वो है कर्नल, सॉरी कैप्टन, यहां पे आती है फ्लाइट लेफ्टिनेंट और यहां पे आती है लेफ्टिनेंट। एंड आर्मी में बात करेंगे तो सबसे नीचे जो शुरुआती ऑफिसर लेवल की पोस्ट है वो है लेफ्टिनेंट की हमारी। ठीक है, और अगर हम लोग एयरफोर्स की बात करेंगे तो फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी में बात करेंगे तो सब लेफ्टिनेंट हमको पोस्ट देखने को मिलती है। कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेनली आपको जो पढ़ना है वो यही चीजें हैं, इसमें कलर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस आपको ये पोस्ट पता होनी जरूरी है, किसकी कौन सी पोस्ट है, किस लेवल पर है, कौन सी पोस्ट किसके सिमिलर है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। तो इनिशियली आप लोग एफकेट की तैयारी करो तो आपकी जो पहली पोस्ट होगी वो क्या होगी, फ्लाइंग ऑफिसर होगी। क्या होगी, फ्लाइंग ऑफिसर होगी। क्लियर है, ध्यान रखना। फिर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आर्मी। तो आर्मी आपको पता ही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसको क्या करते हैं, लीड करने का काम करते हैं। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो रैंक आपको देखने को मिलेगी वो आपको जनरल की देखने को मिलेगी, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कंप्लीटली। ठीक है, 7 इनकी क्या है, अपनी कमांड्स हैं। ठीक है, और 6 ऑपरेशनल है और 1 क्या है, हमारी ट्रेनिंग कमांड है। क्या है, हमारी ट्रेनिंग कमांड है, जहां पे अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है। हेडक्वार्टर कहां पर है हमारा, न्यू दिल्ली में है। फाउंडेशन कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में किया गया था। मोटो क्या है, सेवा परमो धर्मा, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। और आर्मी डे कब मनाया जाता है, हर 15 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारा फ्लैग है। वेल, हमारी कौन कौन सी कमांड्स है, तो आपके सामने है वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, ठीक है, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, साउदर्न कमांड पुणे, ठीक है, ट्रेनिंग सेंट्रल कमांड लखनऊ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर। और यहां पर हमारे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, क्लियर है, बहुत सीधी सिंपल सी बात, आप सबको ये चीजें याद रखनी है। अब आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो कहां कहां पर होती है, तो एनडीए खड़गवासला महाराष्ट्र मतलब पुणे में आपको देखने को मिलेगी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपको देहरादून में देखने को मिलती है। इसके बाद आती है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि देहरादून उत्तराखंड में ही आपको देखने को मिलता है। फिर आता है नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली में। फिर आता है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ध्यान रखना। फिर आता है ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, तो मेनली हमको तो मिलेगा वो मिलेगा चेन्नई में, पर आज के टाइम पीरियड में इसकी एक और ब्रांच है जो कि हमारी स्टैब्लिश की गई है, कहां पर, गया में। कहां पर स्टैब्लिश की गई है, गया में। फिर आता है कॉलेज ऑफ कॉम्बैट महू, कहां पे दिखेगा आपको, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। एंड आर्मर्ड क्रोप ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भी आपको महू में देखने को मिलता है। तो जब भी कोई पर्सन मेजर की पोस्ट पे पहुंचता है, उसके बाद जब उसे लेफ्टिनेंट कर्नल बनना होता है, तो मेजर की पोस्ट पर पहुंचने पर उसे महू जाना होता है और एक बार क्या करना होता है, ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है। ठीक है, किसको लेकर, कॉम्बैट को लेकर। अगर आप आगे प्रमोशंस लेना चाहते हो और चीजें करना चाहते हो तो ये चीज जरूरी होती है। फिर आता है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, कहां पर है,
केरकी पुणे में हमको देखने को मिलता है। फिर आता है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, सिकंदराबाद तेलंगाना में। फिर आता है आर्मी स्कूल ऑफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, हमको बेंगलोर में देखने को मिलता है। फिर आता है काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर, ये हमको वितरंगल मिजोरम में देखने को मिलता है। एंड फिर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये हमको पुणे में देखने को मिलता है। अलग अलग तरीके के कोर्सेज होते हैं और इन सभी कोर्सेज को करना जरूरी होता है अगर आपको एक टाइम के बाद प्रमोशन चाहिए होता है, तो ये चीज आपको पता होनी जरूरी है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स। फिर आता है इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन नेवी आप लोगों को पता है एक टाइम पीरियड में ये इंडियन आर्मी का ही पार्ट थी, आगे चलकर इसको क्या किया गया था, आर्म फोर्सेस में अलग से स्टेब्लिश करने का काम किया गया था। क्लियर। सुप्रीम कमांडर सबको पता है हमारे प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इनकी जो कमांड्स होती हैं कौन सी हैं, वेस्टर्न कमांड मुंबई में हमको देखने को मिलती है, ईस्टर्न कमांड हमको विशाखापट्टनम में देखने को मिलती है, साउदर्न नेवल कमांड हमको कोची में देखने को मिलती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस्टेब्लिशमेंट या फाउंडेशन 26 जनवरी 1950 ही माना जाता है, ठीक है। अगर हम लोग मोटो के बारे में बात करते हैं, शन्नो वर्णो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। एंड जो नेवी डे मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे इंडियन नेवी का जो प्रेजेंट लोगो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और अभी लीड कौन कर रहे हैं, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी इंडियन नेवी को लीड करने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में, तो यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है आपको पता होनी चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी आपको INS अजीमाला केरल में देखने को मिलती है, INS चिलिका आपको देखने को मिलती है खुर्दास उड़ीसा में। अगर हम लोग INS चिलिका के बारे में बात करते हैं तो चिलिका लेक से आपको लोग याद रखना कि उड़ीसा में। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना जितनी भी नेवी में जितने भी लोग जाते हैं SSR MR इन सब की एंट्री लेते हैं वो सब यहीं पर तैयारी होती है। फिर आता है INS शिवाजी लोनावला महाराष्ट्र में। फिर आता है INS वलसूर जामनगर गुजरात में। फिर आता है INS माला मुंबई में, INS खुर्जिल मुंबई में, INS अंग्रानी कोयम्बटूर में, INS गरुणा कोची में केरल, INS शिप वेटिंग स्कूल तो ये विशाखापट्टनम में हमको देखने को मिलता है, INS द्रोणाचार्य ये हमको कोची केरल में देखने को मिलेगा। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिकल तो ये हमको कोलाबा मुंबई में देखने को मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको पता होने जरूरी है। फिर आता है इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं तो पहले इनिशियल शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स भी इंडियन आर्मी का ही एक पार्ट थी, उसी के साथ मिलकर काम करती थी। पर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट और ज़रूरतें बढ़ती रही वैसे वैसे इंडियन नेवी एयरफोर्स को अलग किया गया था आर्म फोर्सेस में से, मतलब कि आर्मी से अलग किया गया था, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में। 26 जनवरी 1950 इसका भी फाउंडेशन डे माना जाता है। बट इसका जो एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 8 अक्टूबर को, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे मोटो के बारे में बात करते हैं तो नभ स्पर्शम दीप्तम तो ये इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग है जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर में, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल तंबाराम में। एंड उसके बाद आता है एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बिदर में, ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग विंग आपको येलंकन में देखने को मिलती है, इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन आपको बेंगलोर में देखने को मिलता है, पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आपको आगरा में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगरा का जो फोर्ट है, ठीक है, आगरा का लाल किला वहीं पर इनका सेंटर बना हुआ है। फिर आता है नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल ये आपको हैदराबाद में मिलेगा, और कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर ये आपको सिकंदराबाद में देखने को मिलता है। तो यहां पे अगर हम लोग अदर कमांड्स के बारे में बात करते हैं तो ये रही हमारी कमांड्स। सबसे पहले आती है सेंट्रल एयर कमांड तो ये हमको प्रयागराज में देखने को मिलती है। वेस्टर्न एयर कमांड हमको दिल्ली में देखने को मिलती है, ठीक है, शिलोंग में देखने को मिलती है ईस्टर्न एयर कमांड। फिर आता है गांधीनगर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड हमको देखने को मिलती है, तिरुवनंतपुरम में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड हमको देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आता है हमारा बेंगलोर ट्रेनिंग कमांड है हमारी, एंड नागपुर में हमारा मेंटेनेंस कमांड देखने को मिलता है। एयरफोर्स को लीड कर रहे हैं अभी एयर मार्शल अमरदीप सिंह जी। फिर आता है डिफेंस रिसर्च
डीआरडीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि डीआरडीओ कई बार यहाँ पर क्या करता है, हमारे लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स तैयार करता है जिनका इस्तेमाल हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वॉर्स कंडीशंस में करते हैं। क्लियर? क्लियर है? तो सबसे पहले इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1958 में किया गया था। दिल्ली में इसका अपना हेडक्वार्टर है। मेन काम मैं आपको बता ही चुका हूं, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स और डिजाइन तैयार करना, किसके लिए? हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड वेपन्स यहां पे तैयार करना इसका मेन काम है। इसके मोटो को लेकर बात करते हैं, तो मोटो क्या है हमारा? बलस्य मूल विज्ञानम। क्लियर? स्ट्रेंथ ओरिजिन इन अ साइंस। अगर चेयरमैन के बारे में बात करते हैं, एट प्रेजेंट जो हमारे चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर समीर वी संपत। तो आपके सामने इनकी फोटो है एंड ये डीआरडीओ का साइन आपके सामने। अगर आप लोग देखोगे तलवार यहां पर जो बताती है वो बताती है किसको? इंडियन आर्मी को। ठीक है, जो एंकर यहां पे बना हुआ है ये एंकर बताता है किसको? इंडियन नेवी को। विंग्स बताते हैं एयरफोर्स को, और बीच में ये आप चक्र देख रहे हो जो बना हुआ है टूल की कंडीशन में या स्क्रू की कंडीशन में, ये बताता है विज्ञान को। किसको बताता है? साइंस को बताता है। वेल, इनके डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च एंड लोगों की तैयारी में। सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, आईटीएम मैसूरी में ये देखने को मिलता है। फिर आता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि पुणे में। आप लोग चाहें तो यहां से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, यहां से पढ़ाई भी कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्टली आपको डीआरडीओ में काफी हद तक जॉब मिल जाती है। ठीक है, पर यहाँ पे सबको एक्सेस नहीं मिलता, ज्यादातर उन्हीं लोगों को मिलता है जिनको डीआरडीओ यहाँ पे प्रमोट करता है। वेल, फिर आता है यहाँ पे मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग पुणे। फिर आता है डीआरडीओ इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर द डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर। फिर आता है टारगेट ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, अंडर द गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलोर। वेल, हमारी कुछ सेंटर आर्म फोर्सेस भी हैं जो कि हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम करती हैं। ये सेंट्रल आर्म फोर्सेस कौन सी हैं? तो सबसे पहली चीज तो इन्हें जो लीड करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन इन्हें लीड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये आती भी होम मिनिस्ट्री के अंडर कंट्रोल है। क्लियर? तो 7 सेंट्रल आर्म फोर्स कमांड्स हैं, मतलब सॉरी पुलिस फोर्सेस हैं। सबसे पहले असम राइफल, दूसरी आती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, फिर आती है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, फिर आता है हमारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, फिर आती है हमारी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, फिर आती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एंड लास्ट में आती है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देश के अंदर के समस्याओं का समाधान निकालने का काम करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि सर काम तो सारे के सारे आर्मी वाले फोर्सेस के सारे ये काम करते ही हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि इनको आर्मी से अलग रखा जाता है? देखो, आर्मी की एक प्रॉपर क्या है, मेंटेन करना आर्मी को, मतलब ये सारी जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं एक नॉर्म्स के अंतर्गत है कि भाई आपके देश में अगर इतनी जनसंख्या है तो आप इतनी आर्मी रख सकते हो, इतनी नहीं रख सकते। वो सारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और हमको कहीं ना कहीं अगर विश्व में लोगों के साथ रहना है तो हमको उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। नो डाउट ये लोग भी आज के टाइम पर वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा फोर्सेस काम करती हैं, आर्मी काम करती है। ठीक है, बट इनका रोल काफ़ी हद तक क्या रहता है? छुपा रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इनको किसके अंतर्गत रखते हैं? होम अफेयर्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत रखते हैं? होम अफेयर्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इसको रखा जाता है। क्लियर है? इनके पास काफी हद तक जो पावर होती है वो कुछ हद तक पुलिस वाली और कुछ हद तक आर्मी वाली होती है। काम करने का तरीका आर्मी जैसा, वर्दी पुलिस की जैसी, बस ऐसे समझ लो आप लोग। ठीक है, बात समझ में आई? तो इनिशियल सबसे पहली जो प्रोटेक्शन है देश की वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के हाथ में है। उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो आता है आर्मी का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असम राइफल के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं असम राइफल के बारे में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है ये, हमारी अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है एंड आगे भी चलती रहेगी। और आज के टाइम पीरियड पर इसे कंप्लीटली आर्मी के साथ इंगेज करने की बात चल रही है कि इसे कंप्लीटली आर्मी के साथ क्या कर दो, मर्ज कर दो। इवन पहले जो असम राइफल होती थी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लीड करती थी? नॉर्थ ईस्ट रीजन में लीड करती थी।
बस आज के टाइम पीरियड में जिस तरीके की इनकी वॉरफेयर टैक्टिक्स है, जिस तरीके का ये इनका काम है, उसको देखते हुए आज के टाइम पीरियड पे ये बोला जा रहा है कि इनको कंप्लीटली आर्म फोर्सेस के साथ मर्ज कर दिया जाए और आर्म फोर्सेस के साथ ही काम करें। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप लोग इनके बारे में बात करते हो, असम राइफल के बारे में बात करते हो, लिटरली असम राइफल के जो अपर लेवल के जितना भी मैनेजमेंट है, अपर लेवल का जितने भी ऑफिसर्स हैं, दे ऑल आर कम फ्रॉम द आर्मी, दे ऑल आर कम फ्रॉम द आर्मी। कहने के लिए पैरामिलिट्री है पर ये कंप्लीटली आर्मी के साथ ही मिलकर काम करती है, नॉट इवन अ सिंगल, 1 इंच भी इधर उधर नहीं। और इसे लीड करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो सारे के सारे इंडियन आर्म फोर्सेस से ही जाते हैं। आप लेफ्टिनेंट से लेकर कैप्टन से लेकर मेजर से लेकर कितने भी ऊपर के लोगों को देख लोगे, मैक्सिमम लोग आपको कहाँ के मिलेंगे, आर्मी के मिलेंगे। अब ऐसा नहीं आर्मी के मिलते हैं और लोग नहीं जा सकते, और भी लोग जा सकते हैं, पर मिलेंगे ज्यादातर आपको आर्मी से। वेल ये तो आपको पता चल गया मेन काम क्या है, ये भी आपको पता ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, ठीक है, मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन अ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया। 1835 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, शिलोंग मेघालय में इसका अपना हेडक्वार्टर है, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल, ये इनका मोटो है, पहाड़ी लोगों के मित्र, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, असम राइफल एक्ट एक बनाया गया था 2006 में, जिसके अंतर्गत इसको रेगुलेट किया जाता है। आगे चलकर इसमें और कुछ बदलाव किए गए, 2010 में आया, एंड फिर असम राइफल रेगुलेशन एक्ट आया 2016 में। आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा जो बहुत ज्यादा गाया जाता है, बदरू राम का बदन जमीन के नीचे है, फिर भी हमको उसका राशन मिलता है, सुना है? अगर नहीं सुना है तो एक बार जाकर सुनना, ठीक है। ये सॉन्ग असम राइफल के ही जवान गाते हैं, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लेखर जी। फिर आता है बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस, बीएसएफ। अगर बीएसएफ को बारे में बात करते हैं, करंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, समझ आई बात? वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है। और इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। 1 दिसंबर 1965 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में हमको देखने को मिलता है। मोटो क्या है? जीवन प्रणय कर्तव्य, मतलब जीवन से बढ़कर अगर कुछ है तो वो हमारा कर्तव्य है। ये सामने आपका लोगो है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 लाया गया था, जिसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था और इसके कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिजाइन किया गया था। इसके डायरेक्टर जनरल अगर हम लोग बात करेंगे तो दलजीत सिंह चौधरी आईपीएस इसको लीड करने का काम करते हैं। फिर आता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम ये करती हैं। चाहे आपके मेट्रोज हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं उसे, एयरपोर्ट्स हो, ठीक है, मेट्रोज हो, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम। इवन देश के लिए जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम एक्चुअल में सीआईएसएफ करती है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पर्संस होते हैं उनको सिक्योरिटी देने का काम भी सीआईएसएफ ही करती है। क्लियर है? तो आप लोग जो देखते हो Z+ सिक्योरिटी, वाइफ सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो सिक्योरिटी आप देखते हो वो यही है, ठीक है। अगर हम लोग फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? 10 मार्च 1969 को इसका फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर के बारे में बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मोटो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इनका मोटो है, संरक्षण व सुरक्षा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 लाया गया था, जिसके अंतर्गत इसको मेंटेन किया जाता है, इसके लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जाता है। फिर आता है हमारा राजविंदर सिंह भाटी, जो कि इसको लीड करने का काम करते हैं। आईपीएस रैंक के ये अधिकारी हैं। क्लियर है? आईपीएस रैंक के ये अधिकारी हैं। फिर बात करते हैं हम लोग सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कब? 28 दिसंबर 1949 को, ठीक है। इससे पहले तक ये जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस हुआ करती थी, जो कि एक्चुअल में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे या जो ब्रिटिश वाइसराय होते थे उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती थी। एक्चुअल में वाइसराय के लिए काम करती थी। किसके लिए? वाइसराय के लिए काम करती थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में। सर्विस एंड रॉयल्टी, सेवा और निष्ठा इनका मोटो है, ठीक है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया था वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949 बनाया गया था। इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? विठल कुमार, आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, जो कि इसको लीड करने का काम करते हैं। फिर आता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स,
आईटीबीपी। इनिशियली जो इसका एस्टेब्लिशमेंट था वो शीनो इंडो वॉर के बाद किया गया था 1962 में, ठीक है। उसके बाद हमको ये रियलाइजेशन हुआ कि यार हमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग एक ऐसी फोर्स बनाए जो कि प्रॉपर इंडो तिब्बत बॉर्डर को क्या करे, प्रोटेक्ट करने का काम करे, क्या करे, प्रोटेक्ट करने का काम करे। क्लियर है? तो माउंटेनियस रीजन जो है इंडिया और चाइना के बीच में या इंडिया और तिब्बत के बीच में, उसको प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया है अगर हम लोग बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 को इसको किया गया था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और इनका मोटो क्या है, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, इनका अपना मोटो है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट 1992 बनाया गया था, जिसके अंतर्गत इसको रेगुलेट किया जाता है। एट प्रेजेंट इसे जो लीड कर रहे हैं वो कौन है, श्री राहुल रस्तोत्रा जी इसको लीड करने का काम करते हैं। फिर आता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आप में से कई लोग इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहते हो, ठीक है। आप में से कई लोग इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहते हो। कई जगह आप लोग इन लोगों का शौर्य देख चुके हो, ठीक है। इनके नाम से ही रूह कांपने शुरू हो जाती है लोगों की। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले इनिशियल चर्चा में, वैसे तो हमेशा रहे हैं पर सबसे ज़्यादा चर्चा में आए थे 26/11 टेररिस्ट अटैक के टाइम पीरियड पे, ठीक है। उस समय पर जो भी लॉसेस हुए एनएसजी को, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो एक्चुअल में हमारी मीडिया हाउसेस से, ठीक है। कौन थे, हमारे मीडिया हाउसेस से, ध्यान रखना ये चीज़। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इनका जो सेंटर है वो मानेसर गुड़गांव में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो 22 सितंबर 1986 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। मेन इनका जो मोटो है वो क्या है, सर्वस्त्र सर्वोच्चतम सुरक्षा, ठीक है। डायरेक्टर जनरल अगर हम लोग बात करें, श्री भृगु श्रीनिवासन आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं जो कि इसको लीड करने का काम करते हैं। इसमें मोस्टली अगर हम लोग बात करें 70% जो लोग होते हैं वो पुलिस फोर्सेस या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से आते हैं। ध्यान रखना 70% कहां से आते हैं, पुलिस एंड पैरामिलिट्री से आते हैं, एंड 30% जो आते हैं वो कहां से आते हैं, आर्म फोर्सेस से आते हैं, सॉरी हाँ आर्म फोर्सेस से आते हैं। कहां से आते हैं, आर्म फोर्सेस से आते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्लियर। तो इनके लिए कोई अलग से रिक्रूटमेंट नहीं आता, कोई अलग से लोगों को लाया नहीं जाता, कहीं पर कोई भर्ती नहीं होती, कुछ नहीं होता। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं लोग, उन्हीं लोगों को यहाँ पर लाया जाता है। क्लियर है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पे लाया जाता है, उन्हीं लोगों की ट्रेनिंग होती है और बाकी सब चीजें होती हैं। बस फर्क ये पड़ जाता है कि उसके बाद वर्दी का रंग बदल जाता है, ठीक है, वर्दी का रंग बदल जाता है। क्लियर? हाँ, अब इसमें एक बात बचती है, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो आता है हमारा, है ना, या गार्ड जिनको आप लोग कहते हो। अगर हम लोग इनके बारे में बात करें तो ये भी एक्चुअल में देखा जाए तो एनएसजी से ही तैयार होकर बाहर निकलते हैं, बट इनको बिल्कुल सेपरेट अलग रखा जाता है। इसमें पुलिस के भी लोग होते हैं, आर्मी के भी होते हैं, पैरामिलिट्री के भी होते हैं, सभी के मिक्स लोग होते हैं, ठीक है। पर इनको प्रॉपर सीक्रेटली अलग रखा जाता है, एनएसजी से अलग रखा जाता है। जो वन ऑफ द बेस्ट पर्सन होते हैं उनको वहां पे डाला जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं एसपीजी में जाना चाहता हूं या मैं एसपीजी में जाना चाहता हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। एसपीजी में केवल और केवल सिलेक्टेड लोगों को लिया जाएगा, ठीक है। उनके एक अलग पैरामीटर्स होते हैं, एक अलग नॉर्म्स होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट जो पर्सन फुलफिल कर रहा होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, एसपीजी ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। अगर आप लोग नोटिस करोगे जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं या देश की जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होती हैं उनके साथ एसपीजी मिलेगी, और वो भी हर किसी के साथ नहीं मिलेगी, केवल और केवल आपको देखने को मिलेगी किसके साथ, राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, या अगर कोई पोस्ट उप प्रधानमंत्री की उसके साथ, ठीक है। डिफेंस के जो पर्सन है उनके साथ मिलेगी, ठीक है। डिफेंस मतलब डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलेगी, होम मिनिस्टर के साथ मिलेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे पर्सन के साथ मिलेगी, हर किसी के साथ आपको बिल्कुल भी एसपीजी देखने को नहीं मिलती। फिर आती है हमारी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, ठीक है। स्पेशल सर्विस ब्यूरो 1963 के अंतर्गत इसको लाया गया था, और इनिशियल जो इसका नाम था वो भी यही था, बाद में इसको नाम चेंज किया गया, ठीक है।
वेस्ट ऑफ पावर, तुम्हें लगता है सीरियसली वेस्ट ऑफ पावर? हाउ शिवम, कैसे? यस, पैरामिलिट्री का पार्ट आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। पैरामिलिट्री का हिस्सा आईपीएस ऑफिसर्स अब ही बनते हैं मैक्सिमम। आपको वहां पे आर्मी के लोग नहीं मिलेंगे, आईपीएस रैंक के अधिकारी मिलेंगे। देखो ये जो शब्द है वेस्ट ऑफ पावर, ठीक है, कहना आसान है, ठीक है, पर जिस दिन आप खुद उस जगह पर पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये क्यों जरूरी है। किसी भी देश के हायर लेवल की अथॉरिटी के ऊपर अगर कोई पर्सन हाथ डाल सकता है, ठीक है, तो हम लोग यही मान लेते हैं कि यार फिर नीचे के लेवल पर क्या ही है, एक आम आदमी की क्या ही सुरक्षा, ठीक है। और वीवीआईपी को प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, आप इसे वेस्टेज ऑफ पावर नहीं बोल सकते, ठीक है। आज के टाइम पीरियड में वीवीआईपी का सुरक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितनी देश की सुरक्षा ज़रूरी है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी डिसीजंस हैं, वो सारे के सारे वो वीवीआईपी पर्सनस ही लीड करते हैं, ठीक है, वो वीवीआईपी पर्सन ही लीड करते हैं। एक बात बताओ शिवम, अगर मान लो कल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है और तुमको बोला जाता है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर जो पर्सन है, मिनिस्टर है, उसके साथ रहना है। अब तुम मे भी उस मिनिस्टर को शायद पसंद ना करते हो, मे भी तुम उस पर्सन के साथ रहना ना चाहते हो, पर रहना तो पड़ेगा। क्या कहोगे? मना कर दोगे? तुम बोलोगे वेस्टेज ऑफ पावर, मैं यहाँ पर क्यों जाऊँ, मैं तो बॉर्डर पे जाऊँगा। हैं, तुम यहाँ पर एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे, तुम यहाँ पर छोटी सी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे एक पर्सन की, बॉर्डर की सिक्योरिटी क्या करोगे? तुम्हारे पास अथाह इतना बड़ा बॉर्डर है जहाँ पे तुम्हारे पीछे हजारों लोगों की जान है, तुम एक आदमी को बचाने के लिए तैयार नहीं हो, तुम पूरे बॉर्डर को कैसे करोगे? समझ में आई बात? और बहुत सीधी सिंपल सी बात है, वो जो पद है ना, उस पद की इंपॉर्टेंस है, वो जो पोस्ट है उस पोस्ट की इंपॉर्टेंस है, और किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। उस किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर इंपॉर्टेंस है तो उस पोस्ट की इंपॉर्टेंस है जिस पर वो आदमी आकर बैठ गया है। वो आदमी करप्ट है, नहीं है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसा नहीं है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उस पोस्ट पे रहते हुए उस आदमी को अगर कुछ हो जाता है तो वो लिटरली देश के ऊपर कलंक लगने जैसी कंडीशन है कि इतनी बड़ी एसपीजी लगी हुई थी और इस आदमी को गोली मार के चला गया कोई। दुनिया का सबसे पहला असैसिनेशन जो हुआ था बम ब्लास्ट के थ्रू, वो राजीव गांधी का हुआ था, और पूरी दुनिया ने हमारी तरफ देख रही थी कि यार ये कैसे लोग हैं जो अपने उस प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाए जो ऑलरेडी एक कार्यकाल पूरा कर चुका है। एक इतना इंपॉर्टेंट पर्सन जो इस पद पर बैठा है उसे नहीं बचा पाए। कितना बड़ा वो है, मतलब हमारे मुंह पर कालिक पोतने वाले काम है, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वेल आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र सीमा बल, जिसे स्पेशल सर्विस ब्यूरो हम लोग कहते थे, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं और भी बोल देता हूँ, अब तुमने ये बात बोली है तो देखो ये चीज मैं भी बोल देता हूँ। ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं सोचता, मैं भी ये चीज सोचता हूँ, मैं भी इस चीज को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर जगह हम लोग ये चीज कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं हर एक लीडर को पसंद करता हूँ? एक केस बताता हूँ मैं तुम्हें, एक बहुत ही बड़ा केस हुआ था, बहुत बड़ा केस हुआ था। मे बी तुम लोगों ने नाम सुना होगा बाटला हाउस, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, बाटला हाउस एनकाउंटर। सुना है तुम लोगों ने? किसी ने भी सुना है बाटला हाउस एनकाउंटर? मैं तुम्हें आर्मी का कोई बहुत बड़ा नहीं बता रहा, केवल एक सिंपल दिल्ली पुलिस का एनकाउंटर वो बता रहा हूं, एकदम सिंपल केस बता रहा हूं दिल्ली पुलिस का, बाटला हाउस एनकाउंटर। सुना है? हुआ ये था, बहुत सीधी सिंपल सी बात है, मात्र कुछ शब्दों में आपको ये चीज समझाता हूं, मैं मात्र कुछ शब्दों में बताता हूं। बाटला हाउस, तुम लोगों ने शाहीन बाग का नाम सुना है?
दिल्ली में शाहीन बाग ओखला रीजन जो है, दिल्ली का ओखला और शाहीन बाग वाला जो रीजन है, एक्चुअल में ये जो दिल्ली का ओखला और शाहीन बाग वाला रीजन है, यहीं पर बाटला हाउस है। ठीक है, यहीं पर बाटला हाउस भी है। ठीक है, हाँ, काफी हद तक उस मूवी में ठीक ठाक चीजें प्रेजेंट की, काफी हद तक ठीक ठाक प्रेजेंट की है। अब उस एनकाउंटर का मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि वो एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर में एक्चुअल में इंडियन मुजाहिदीन के जो लोग थे वो शामिल थे। पहले सिम्मी के जो लोग थे, सिम्मी के ही लोग इंडियन मुजाहिदीन में आए और वो कई सारे इंडिया के रीजन्स में लगातार बॉम्ब ब्लास्ट करे थे। बनारस, बोध गया, दिल्ली, सूरत, पुणे, ठीक है, मुंबई, बहुत सारी जगहों पर उन्होंने बड़े बड़े बम ब्लास्ट किए थे। जयपुर में बहुत बड़ा बम ब्लास्ट किया था। ठीक है, और बहुत टैक्टिकल तरीके से करते थे कि पहले बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, फिर उस एरिया के आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी जाकर बॉम्ब लगा दो कि लोग जब वहां पर आएंगे तो वहां पर भी बम फटेगा और भी लोग मर जाएंगे, इस तरीके की। और पुलिस को लगातार परेशान कर रखा था, पुलिस वाले भी परेशान थे। बहुत मुश्किल से दिल्ली पुलिस को एक लीड मिली थी कि यार ये नंबर्स हमारे पास हैं, इसके थ्रू पता करो। फाइनली पता चला कि बाटला हाउस में एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट है जहां पर ये लोग रहते हैं। पुलिस वहां पर पहुंची, आपस में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में फाइनली वहाँ पर जो एक मनु शर्मा, इंडियन पुलिस मतलब दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर थे, उनको गोली लगी। बाद में उनकी ड्यूरिंग द मतलब जब इलाज किया जा रहा था उस टाइम पर, उस ड्यूरेशन में उनकी डेथ हो जाती है। एंड जो आतंकवादी थे वो मारे जाते हैं और 2 शायद पकड़े भी जाते हैं। बाद में उनको फांसी हो जाती है। ये सब चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आई एम रियली सॉरी, मुझे पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेना पड़ रहा है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे लीडर्स बाटला हाउस जाते थे और बाटला हाउस जाकर वो बोलते थे कि पुलिस वालों की हिम्मत कैसे हुई इस एरिया में आने की। पहला, ये हमारा देश है, हमारे देश की सुरक्षा है। पुलिस क्या, आर्मी को भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी आएगी, अगर एक होमगार्ड को भी जरूरत है तो वो भी वहां पर जाएगा ऑपरेशन के लिए। ठीक है, हर एक आदमी हर एक जगह जा सकता है देश की सुरक्षा को लेकर। तो तुम कौन होते हो कहने वाले? कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स ने ये चीज बोली थी। ठीक है, कई लीडर्स ने ये बात बोली थी। कपिल सिब्बल जो पर्सन है, ही वॉज द लीडिंग द केस, और इन्होंने पूरी कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं उन सभी आतंकवादियों को बचाया जा सके और इस एनकाउंटर को कंप्लीटली फेक कर दिया जाए, फेक दिखा दिया जाए। और उन्होंने 100% कोशिश की थी। कपिल सिब्बल और ऐसे कई सारे बड़े बड़े जो नामचीन वकील हैं तुम्हारे, वो भी उनके साथ शामिल थे। कई बड़े बड़े वकील उस टाइम के शामिल थे और कपिल सिब्बल वाज द पर्सन जो उस केस को लीड करने का काम कर रहे थे। ठीक है, और अभी जो प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो बाटला हाउस में पहुंचती हैं और बाटला हाउस में खुलकर बोलती हैं कि अगर मैं होती तो पुलिस कभी यहां पर पैर ना रख सकती थी। पुलिस वालों ने जिनको भी एनकाउंटर किया वो सबके सब निर्दोष हैं। मुंह खोलकर उन्होंने ये चीज बोली, मुंह खोलकर बोली है ये लीडर्स ने। कांग्रेस के कपिल सिब्बल इस केस को लीड कर रहे थे। कांग्रेस के लीडर्स जाकर बाटला हाउस में लोगों से मिल रहे थे। ठीक है, और ये बोल रहे थे इन बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा दिलवाएंगे, इनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको हम लोग सरकारी नौकरियां देंगे। इस तरीके के वादे किए जा रहे थे आतंकवादियों की फैमिलीज को, आतंकवादियों के मेंबर्स को। और ये कहा जा रहा था इस एरिया में पुलिस वाले कभी कदम नहीं रखेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आ जाती है या हम लीड करते हैं। ये एक्चुअल में इस लोकतांत्रिक देश में हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि यार हम इन लीडर्स को प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देनी है। क्यों? क्योंकि आम जनता ने चुनकर उनको वहां पे बैठाया है, आम जनता ने चुनकर उनको वोट देकर वहां पे बैठाया है। और आम जनता कौन हो? तुम लोग हो आम जनता। तुम ही लोगों के वोट के थ्रू ऐसे लोग वहां पर पहुंचते हैं और पहुंच के फिर इस तरीके के काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप वोट दे रहे हो तो बहुत ज्यादा सोच समझ कर वोट देना चाहिए। अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से खोलो, सोचो समझो, तब वोट दो। आप लोग प्रोटेक्शन दे रहे हो जिन लोगों को, उनको प्रोटेक्शन इसलिए देनी पड़ रही है, उन लोगों को इसलिए गोद में हमको संभाल के रखना पड़ रहा है क्योंकि आम जनता ने ही वोट देकर उनको वहां पे बैठाया है। तो भाई आर्मी की या हमारे किसी भी पर्सन की कोई गलती नहीं है उनको प्रोटेक्शन देना, उनकी मजबूरी है क्योंकि आप लोगों ने ही वोट देकर उनको वहां पे पहुंचा है। बात समझ में आई शिवम? पूरी कहानी समझ में आई क्या है, क्यों हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है? और सोच समझकर, हर एक स्टेप सोच समझ कर लिया जाता है।
हम लोग केवल आधा अधूरा ज्ञान लेकर बैठते हैं, पर हमारी मजबूरी भी समझो, हमारा संविधान भी हमारे सामने खड़ा है, उसको भी समझो। हम लोग बात कर रहे थे एसएसबी को लेकर, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो 20 जनवरी 1963 को इसको एस्टेब्लिश करने का काम किया गया था। हेडक्वार्टर नो डाउट दिल्ली में ही आपको दिखेगा। मोटो सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन जो इनका इंस्टीट्यूशन जो इंस्ट्रूमेंट है इनका वो है सशस्त्र सीमा बल एक्ट 2007 एंड प्रेजेंट में जो डायरेक्टर जनरल है वो है अमृत मोहन प्रसाद जी। क्लियर है। फिर बात करते हैं लिस्ट ऑफ मिसाइल्स डिफेंस की। और एक चीज है यार, इस वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा है एंड मुझे लगता नहीं कि हम लोग इस वाले पार्ट को आज की क्लास में कवर कर पाएंगे। इट्स अ ह्यूज इंफॉर्मेशन। तो इस वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, कल वाली क्लास में पार्ट 2 बनाकर इसे, क्योंकि एक दो चीजें नहीं है इसमें, बहुत सारी चीजें यार, इसे मैं अभी खत्म भी नहीं कर पाऊंगा इमीडिएटली, ऐसा तो नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सॉरी फॉर दिस। इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं क्योंकि समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर देखो आप लोग डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ ये चीज़, अगर आप लोग डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपको अगर किसी चीज़ को रखना है सामने तो वो आपको अपना देश रखना है। पर आप अपने देश को ऐसे ही तो सामने रख नहीं दोगे कि हाँ मैं कुछ भी करूँगा तो देश के लिए, ठीक है। आज के टाइम पीरियड पे आप लोग कई बार बोल देते हो, कुछ लोगों को अंधभक्त या कुछ भी ऐसा बोल देते हो, तो बोलने से पहले भी जरा सोचना पड़ता है, ठीक है। किसी को चमचा भी बोल रहे हो तो भी सोचना है कि आखिर बोलना क्यों है, क्यों नहीं बोलना है, ठीक है। अब जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, ये जो सेम चीज़ जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, सेम कंडीशन जो मैं समझा रहा हूँ, मैंने एक जगह पर और समझाई। अब लोगों को समझ तो आई, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने एकदम इंस्टेंटली ये रिएक्शन दे दिया, अरे नहीं नहीं आप सर उस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हो ना इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मेरा ऐसा कोई लेना देना है। बट आप बताओ कि अगर मान लो मैं ये बात ना बोलूँ तो आप इस चीज़ को कैसे देखोगे या कैसे प्रेजेंट करोगे। तो आंसर आपके पास कुछ नहीं था, सॉल्यूशन आपके पास कुछ नहीं है, बट आपको अपनी बात को किसी तरह से प्रूफ करना है तो सामने वाले को अंधभक्त बोल दो, चमचा बोल दो। ये गलतियां हम लोग नहीं कर सकते। और ये गलती बिल्कुल वैसी है जैसे तुमने अभी यहाँ पे रिसेंटली की कि ये हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, वेस्टेज ऑफ हमारी पावर है कि हम लोग वीआईपीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट करना या उनको प्रोटेक्ट करना ये हमारी इनिशियल या हमारी मजबूरी है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके पीछे एक कारण है। बात समझ में आई? चलो वेरी गुड। तो फाइनली आज के लिए मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।